रात के 2 बजे रावलपिंडी जेल के बाहर सड़कें खाली हैं। अंदर एक लंबे कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंज रही है, आहिस्ता लेकिन बराबर। एक कमरे में एक फंदा लपेटा जा रहा है और उसके सामने खड़ा है वो शख्स जो कुछ साल पहले इस मुल्क के हर घर में जाना जाता था, जिसकी आवाज पर हजारों लोग जमा हो जाते थे, जिसने कहा था रोटी, कपड़ा और मकान, और पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा हो गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो। अगले चंद मिनट में ये कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सवाल ये रात पीछे छोड़ जाएगी वो आज 45 साल बाद भी जवाब तलब है। क्या ये एक कत्ल का इंसाफ था या एक ऐसी साजिश जिसने अदालत को सिर्फ जरिया बनाया? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें वापस जाना होगा उस दिन तक जब ये शख्स पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इंसान था। तारीखी मंजर की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। पाकिस्तान टूट चुका था। ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन गया था। पूरा मुल्क सदमे में डूबा हुआ था। शर्मिंदगी, गुस्सा और खौफ। ऐसे हालात में एक शख्स सामने आता है, जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन ये कहानी 1971 से शुरू नहीं होती। भुट्टो साहब पहले से ही मुल्क की सियासत का हिस्सा थे। अयूब खान की काबीना में फॉरेन मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक नई सिमत दी थी। चाइना के साथ दोस्ती और अमेरिका से थोड़ा फासला। लेकिन 1967 में उन्होंने अपनी राह खुद बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP की बुनियाद रखी गई। एक ऐसी पार्टी जो महलों में नहीं बल्कि खेतों और फैक्ट्री के गेट्स पर पैदा हुई। ऑक्सफोर्ड और बर्कले के पढ़े लिखे लेकिन अवाम की जुबान बोलते हुए उन्होंने नारा दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। इतना सादा लेकिन इतना असरदार कि इस मुल्क के किसान, मजदूर और तलबा जो कभी सियासत का हिस्सा नहीं थे, वो सब एक जगह जमा हो गए। भुट्टो साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर सिर्फ 4 साल में वो कुछ कर दिखाते हैं जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान का पहला मुत्तहदा कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक प्रोग्राम की खुफिया बुनियाद, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। Pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. और 1974 में लाहौर में इस्लामिक समिट, जहां दुनिया के मुसलमान लीडर्स एक जगह जमा हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था, लेकिन जब कोई इतनी जल्दी इतना ऊंचा उठता है, उसके साथ साथ अंधेरे में कुछ और भी बढ़ रहा होता है, और वो थी मुखालफत, खुफिया, खामोश लेकिन लगातार बढ़ती हुई। हालात बिगड़ने लगे। मार्च में इलेक्शंस हुए। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीत गई, लेकिन मुखालिफिन ने इल्जाम लगाया कि धांधली हुई है। सड़कों पर हंगामे शुरू हो गए। लाहौर, कराची, पिशावर, आग, नारे और एक ऐसी बेसब्री जो पूरे मुल्क में फैल रही थी। मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद बना, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। उनका मुतालिबा सिर्फ नए इलेक्शंस नहीं था, वो चाहते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो खुद कुर्सी छोड़ दें। महीनों तक ये तनाव बढ़ता रहा और टॉक्स कभी कामयाब नहीं हुई। भुट्टो ने कंट्रोल वापस पाने के लिए खुद मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन ये फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि जिस आर्मी चीफ को जुल्फिकार अली भुट्टो ने चुना था, जनरल मोहम्मद जियाउल हक, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। जियाउल हक को जानबूझकर चुना गया था इस वजह से कि वो कम सीनियर थे और खतरे से खाली समझे जाते थे। एक ऐसा ऑफिसर जो हुकूमत के लिए कोई सियासी खतरा नहीं बनेगा। ये अंदाजा तारीख की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक साबित हुआ। 5 जुलाई 1977 रात के अंधेरे में टैंक्स सड़कों पर उतर आते हैं। रेडियो पर ऐलान होता है, हुकूमत खत्म, भुट्टो गिरफ्तार हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं।
अलबत्ता कहा गया ये सिर्फ 90 दिन का इंतजाम है, नए इलेक्शंस होंगे। वो 90 दिन कभी खत्म नहीं हुए और इस दौरान एक फाइल दोबारा खोल दी जाती है, एक पुराना केस 3 साल पुराना, और इस फाइल के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो की जिंदगी का आखिरी रास्ता यकीनन लिखा जा रहा था। साल 1974 1974 एक सियासी मुखालिफ अहमद रजा कसूरी पर गोलियां चलती हैं। कसूरी बच जाते हैं, लेकिन उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान मारे जाते हैं। हमला रात के वक्त हुआ था कसूरी की गाड़ी पर, लेकिन गाड़ी में उस वक्त उनके वालिद बैठे थे, कसूरी नहीं। इल्जाम ये था कि ये हमला भुट्टो की हिदायत पर हुआ, क्योंकि कसूरी भुट्टो की अपनी पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये केस बंद हो जाता है। फिर 1977 यानी 1977 में भुट्टो की गिरफ्तारी के सिर्फ 2 माह बाद ये केस एक और शक्ल में दोबारा खोल दिया जाता है। इस बार इल्जाम खुद भुट्टो पर, और यहाँ से कहानी में वो मोमेंट आता है जहाँ हर बात अहम हो जाती है। केस को आम सेशन कोर्ट से उठाया जाता है, सीधा लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया, और जिस जज को बुलाया गया मौलवी मुश्ताक हुसैन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भुट्टो के सख्त मुखालिफ हैं। मौलवी मुश्ताक का भुट्टो से पुराना झगड़ा था, उन्हें एक बार चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया गया था, और कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे खुद भुट्टो का हाथ था। भुट्टो साहब के वकील ने अदालत में ये दरख्वास्त की कि ये जज केस से हट जाएं, मगर उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। ट्रायल शुरू हुआ, कमरा बंद है, बाहर कोई नहीं देख रहा कि अंदर क्या हो रहा है। महीनों तक भुट्टो को डेथ सेल में रखा जाता है, ना खुला आसमान, ना मुलाकातों की आजादी। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, जो खुद इस दौर में कैद का शिकार थीं, बाद में लिखती हैं कि उनके वालिद की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई, लेकिन उनका जहन आखिरी वक्त तक साफ और मजबूत रहा। 18 मार्च 1978 फैसला आता है, मौत की सजा। भुट्टो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उनके वकील खुद अमेरिका के साबिक अटॉर्नी जनरल रामसे क्लार्क कहते हैं कि इस केस में कोई सीधा गवाह नहीं, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं, और 2 जजेस जो शायद भुट्टो के हक में फैसला देते, वो हियरिंग में शामिल ही नहीं हो पाए। दूसरी तरफ अदालत का अपना मौकफ है, गवाहों के बयानात मौजूद हैं, और ये ट्रायल मुल्क के मौजूदा कानून के मुताबिक चलाया गया। अब फैसला आना बाकी है। 6 फरवरी 1979 सांस रुकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस वोट देते हैं। 4 जजेस कहते हैं गिल्टी, 3 जजेस इख्तलाफ करते हैं 4-3। सिर्फ एक वोट, अगर एक और जज पलट जाता भुट्टो शायद जिंदा होते, लेकिन ये नहीं हुआ। खबर दुनिया तक पहुंचती है, और जो होता है वो कम ही देखा गया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद 3 बार अपील करता है, सोवियत यूनियन का लीडर, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, और खुद पॉप जॉन पॉल II वेटिकन से एक दरख्वास्त भेजते हैं। सऊदी अरेबिया से शाही खानदान ने भी जाती तौर पर जनरल जिया से राबता किया। लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी ने भी अपनी तरफ से गुजारिश की। ये सिर्फ छोटी सी फहरिस्त है, हकीकत में दुनिया के हर बड़े मुल्क से कोई ना कोई आवाज उठी। 4 मुख्तलिफ दुनियाओं के लीडर्स, अलग नजरियात, अलग मुल्क, लेकिन सब एक ही बात कह रहे हैं, इस जिंदगी को बख्श दो। जनरल जिया का जवाब, पहले तो खामोशी और फिर ये स्टांस कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, अदालत का फैसला कायम रहेगा। 24 मार्च 1979 आखिरी दरख्वास्त भी खारिज, अब कोई रास्ता नहीं बचा। जेल सुपरिटेंडेंट कमरे में दाखिल होता है, ऑर्डर पड़ता है। भुट्टो खड़े हैं। कर्नल जो वहां मौजूद था बाद में बताता है कि भुट्टो के चेहरे पर कोई दहशत नहीं थी, हल्की सी मुस्कुराहट थी। भुट्टो सिर्फ एक शिकायत करते हैं, मुझे 24 घंटे पहले बताना चाहिए था, यह भी नहीं हुआ। 4 अप्रैल 1979 रात 2 बजे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर सन्नाटा
और फिर सब खत्म। डेड बॉडी को चकलाला एयरबेस ले जाया जाता है। खास प्लेन में सिंध के गांव नोडेरो भेजा जाता है। गड़ी खुदा बख्श के कब्रिस्तान में सुबह 10:30 बजे सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। सिर्फ खानदान के चंद लोग मौजूद, लेकिन बाहर मुल्क खामोश नहीं रहता। रावलपिंडी में हजारों लोग निकल आते हैं। लाहौर में पथराव होता है। मार्शल लॉ के इस दौर में जहां बोलना खतरनाक था, लोग फिर भी सड़कों पर आ जाते हैं। कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी भुट्टो की पार्टी, उनके बेटे, उनकी बेटी सब इस सवाल को जिंदा रखते हैं, क्या ये इंसाफ था? भुट्टो शहीद, ये नारा पीपीपी की रैली से रैली तक गूंजा। बेनजीर भुट्टो, जो खुद 2 मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनी, हर इलेक्शन में अपने वालिद की तस्वीर अपने साथ रखती रही। उनकी शहादत वक्त के साथ साथ सिर्फ एक वाकया नहीं रही, वो एक पूरी सियासी विरासत बन गई। फिर एक दिन जवाब का एक हिस्सा मिलता है। 6 मार्च 2024, 45 साल बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इसी केस को देखती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खड़े होते हैं और कहते हैं, हमें नहीं मिला कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की शर्तें पूरी की गई थी। एक पूरी अदालत जो आज मौजूद है, ये कहती है कि 1979 का ट्रायल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये फैसला 1979 का गिल्टी वर्डिक्ट वापस नहीं ले सकता। भुट्टो साहब अब इस दुनिया में नहीं है। ये सिर्फ एक तारीखी ओपिनियन है, लेकिन इतना वजन रखता है कि पूरा मुल्क फिर से इस सवाल पर बात करने लगता है। बिलावल भुट्टो जरदारी, भुट्टो के नवासे, खुद अदालत में खड़े होते हैं जब ये अल्फाज बोले जाते हैं। तो अब आपके सामने पूरी कहानी है। हर मोड़, हर दलील, एक तरफ एक अदालती फैसला कानून के मुताबिक दिया गया, दूसरी तरफ एक ऐसा ट्रायल जिसमें बंद कमरे, महदूद गवाही और 4-3 का फैसला ये सब सवालात छोड़ जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के अब तक के एक ही वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें फांसी दी गई, और शायद इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये एक सवाल बन गई है जो आज भी जिंदा है। आप इस सवाल का जवाब क्या देते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे ही कई तारीखी राज आपका इंतजार कर रहे हैं।